Chalo, hello everyone and welcome back once again with a new video of class 9th. So we are in class 9th and we are going to start exactly the social studies science. So basically पहले क्या करेंगे ना, I believe सबके स्कूल में या तो एग्ज़ाम चल रहे होंगे या हो गए होंगे, है ना? तो अगर होने वाले हैं या फिर चल रहे हैं and if still you have any doubt in any topic, तो पहले फटाफट से क्या करते हैं, आज पहला 5 मिनट आपके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं. ठीक है? अगर फ्रॉम एनी चैप्टर लाइक फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फ्रॉम एनी चैप्टर, एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, इफ़ यू हैव डाउट एनी वन, सो फर्स्ट गो फॉर दैट. पूछ लो उसे, एक्सप्लेन कर देता हूँ. देन वी विल गो फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइक वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर अप टू वी कंप्लीटेड. डन है बात? क्लियर है? सब लोग समझ गए? वीडियो पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और तब तक क्वेश्चन आप लोग खोज लीजिए. ओके गाइस, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ. ठीक है? सो गोइंग फॉर द नंबर वन टॉपिक, दैट इज द नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. लुक, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, नंबर वन इज द इक्वालिटी, second one is the liberty, and third one is called the fraternity. Now what does it mean? आप जब बुक में NCERT में पढ़ोगे, it will be clear, it is clear written there that we always believe that a government should democratic, but we often do not respect the same या follow the same. मतलब क्या है, हम ये हमेशा मानते हैं या चाहते हैं कि सरकार जो है ना, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी जैसे सरकार में बैठा है, तो नरेंद्र मोदी क्या करे, इक्वल ट्रीटमेंट करे सबके साथ, है ना. इक्वालिटी इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इक्वालिटी एज वेल एज इकोनॉमिकल इक्वालिटी. सो वी ऑलवेज बिलीव कि भैया नरेंद्र मोदी सबके साथ सोशल इक्वालिटी क्यों नहीं करता. मतलब नरेंद्र मोदी भी टोपी क्यों नहीं पहन के मस्जिद में जाता ईद के टाइम. क्वेश्चन की ये कहता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये कहता है कि क्या बीइंग अ हिंदू तुम जाते हो? अगर आप नहीं जाते तो आप क्यों चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाए? मतलब वन हु इज इन गवर्नमेंट. ठीक है? नाउ इकोनॉमिकल इक्वालिटी मीन्स व्हाट, दैट एवरीवन हु इज इन द सोसाइटी स्टैंड्स ऑन अ सेम पोजीशन इन सेंस ऑफ मनी. ठीक है? आपके पास मान लो बहुत पैसे हैं, आप कितने गरीबों को लाइन में खड़ा करके पैसा बांटते हो? किसी को नहीं. तो भैया सरकार कैसे बांट दे और क्यों बांट दे? ठीक है? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस. नंबर वन. नंबर टू, लिबर्टी. लुक, द वर्ड लिबर्टी, इट्स केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. इट्स अ लैटिन वर्ड लिबर्टी, एंड दिस लिबर्टी लैटिन वर्ड मीन्स फ्री. नाउ हियर द वर्ड फ्री डू नॉट मीन्स एक पे एक फ्री वाला, नहीं. हियर द वर्ड फ्री मीन्स फ्रीडम. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, है ना. नाउ फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, लाइक मीन्स वेर एवर वी वॉन्ट टू लिव, yes we can live. So freedom of settlement or freedom of live, freedom of occupation, freedom of, you can say, choosing any study, education. These are the freedom which we talk about in liberty section. ठीक है? अब देखो, वी ऑलवेज बिलीव, हम ये हमेशा चाहते हैं और वी ऑलवेज विश दैट अ गवर्नमेंट शुड फ्री फॉर ऑल द थिंग्स. अ गवर्नमेंट मेक स्पेस एंड पैसेज, बट वी विद इन अ सोसाइटी, हम अपने समाज में, अपने कलीग्स के साथ, अपने स्कूल में, कॉलोनी में, वी डू नॉट फॉलो फ्रीडम. फैमिली में देख लो, इफ देर इज अ बॉय एंड देर इज अ गर्ल, बॉय इज हैविंग मोर फ्रीडम देन अ गर्ल. रात में 10 बजे भी आ रहा है, अच्छा कोई कहाँ गया था, फलाना जगह दोस्त के साथ थे, अच्छा ठीक है. 8 बज गए, कोई अगर गर्ल घर आ रही है, कहाँ गए थे, 8 बज गए, समय का कोई ठिकाना नहीं है. बेटा बोलेगा कि अंडमान निकोबार जा रहे हैं पढ़ने, वाह आदिवासियों के साथ जा रहा है पढ़ने, है ना. 1 साल बाद झिंगला लहू करेगा. नहीं, बिटिया बोलेगी कि रांची जाना है मम्मी पढ़ने. अकेले कैसे रहोगी, कैसे मैनेज हो जाएगा? नहीं, अब कोई वहाँ है नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं. सो विद इन अ
फैमिली, अपने घर के अंदर वी हैव अ टू सेंटिमेंट। हम अपने घर के अंदर, द होल इंडिया इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इक्वालिटी, लिबर्टी। हम अपने घर में आज़ादी देने को तैयार नहीं है, बट वी बिलीव, वी वांट दैट गवर्नमेंट शुड बिकम लिबरल एंड बिकम गिव एवरीथिंग टू ऑल। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन हु इज इन द सोसाइटी। कितने हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ बैठ करके जाते हैं इफ्तार पार्टी में? नहीं। कितने हिंदू हैं कि भैया, या फिर कितने क्रिश्चियंस हैं जो कि हिंदुओं के साथ आके सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं? सो वी विद इन अ सोसाइटी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, बट वी वांट कि गवर्नमेंट विल, गवर्नमेंट होनी चाहिए वैसे ही, लेकिन हम नहीं करेंगे। लास्ट कंक्लूजन ये मिलेगा आपको लिखा हुआ कि इफ द इंटायर सोसाइटी बिकम डेमोक्रेटिक मीन्स equal, liberty and fraternity, then the government actually become itself a democratic. अगर पूरा समाज ही डेमोक्रेटिक बन जाए तो सरकार तो अपने आप डेमोक्रेटिक बन जाएगी। क्यों, कैसे? नेता कहाँ से जाता है? हमारे ही समाज से तो जाता है ना? जो विधायक है आपका, जो एमपी है आपका, वो आप ही के समाज का है, आप ही के मोहल्लों से निकलता है कि किसी न किसी मोहल्ले, किसी न किसी कॉलोनी में वो भी रहता होगा। मार्स है ना से तो उतरता नहीं है, मंगल ग्रह से, है कि नहीं? तो इफ द होल कंट्री बिकम डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम डेमोक्रेटिक। सो द थिंग इज दैट, इसका फाइनल यही आंसर है कि इफ द होल सोसाइटी, इफ द होल कंट्री बिकम डेमोक्रेटिक एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम अ डेमोक्रेटिक, है ना? एंड इफ वी नॉट, then we are not like having no right to claim or to abuse government for these things, because they are also a part of us. हम जैसा सोचते हैं ना, सरकार भी वैसा ही सोचती है कि वहाँ बैठा इंसान भी इंसान है, भगवान नहीं है। धन्यवाद। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। आप रीड करो, यही आपको मिलेगा लिखा हुआ। चलो, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्ड में 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, व्हेन इट लॉन्च्ड, सो याद रखना, इट केम इन इंडिया बाय 1960। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया आया था। ऑन दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड अब इसका रीज़न जान लो कि वाई ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट अप इन इंडिया। इसको लाने का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, विच प्रोडक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट, टू इंक्रीज द फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। नाउ अब सवाल ये है कि भैया फार्मिंग प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ानी थी, क्या ज़रूरत पड़ा बढ़ाने का? उसका रीज़न क्या है? India was a fastly populated या population growing country. So to meet our needs, it is required. मतलब चूंकि भारत में आबादी डेली बढ़ रही है, अब आबादी बढ़ेगी तो नीड बढ़ेगा खाने का, है ना? जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी खाने की डिमांड होगी। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट, इट्स एरिया इज फिक्स्ड। लैंड की एरिया तो फिक्स है। सो जब लैंड की एरिया फिक्स है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वैसे में क्या होगा? अगर मान लो हम जो इस क्लासरूम में बैठे हैं, इस क्लासरूम का एरिया तो फिक्स है ना? माता रानी की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से ऐसा हो जाए कि हर बेंच भर जाए। अच्छा, नहीं मतलब नहीं, थोड़ा सा खाली जो है भर जाए, है ना? और उसके बाद क्या हो कि भरने के बाद ना लाइन कुछ और लंबी हो जाए, नहीं मतलब बाहर भी लोग रहे कि भैया हमें भी, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे डबल स्टोरेज करवाएंगे। हम कहेंगे कि भैया अब रूम तो एक ही है, 9th में करना है, तो हॉल की तरह, जैसे सिनेमा हॉल में होता है, नीचे सीट रहता है, ऊपर बालकनी रहता है, बीच में से पार्टीशन करवा के ऊपर बालकनी बनवाएंगे, है ना, कि 15-20 गो में घुसेगा।
इसी को कहा जाता है कि कम में ज़्यादा। सो दिस इज द मेन रिक्वायर्ड रीज़न बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब लास्ट, पहली बात 1960 जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बात रीज़न बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज एक्चुअली डन इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या? तो याद रखना, इंडिया अडॉप्टेड HYV सीड्स, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट्री मेड, इंडस्ट्री मेड सीड, केमिकली developed seed which we call high yield variety seed. Then we used chemical fertilizers, ठीक है। After chemical fertilizer we have insecticides, then we have the pesticides, weedicides, and after this we go for the you can say advanced equipments, which is tractor, that is thresher, combined harvester. अच्छा, we also gone for advanced irrigational like equipments like sprinklers, drip irrigation, borings, pump sets. क्लियर है बात? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यही तीन बातें आपको याद रखनी है। कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या हुआ। चार बातें याद रखोगे, आंसर इतना बढ़िया बन जाएगा, कॉपी आपकी म्यूजियम में रखा जाएगी। नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप मिसाल बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, है ना। नीचे लिख देना, क्या मेरा नाम लिखोगे यार? नहीं, हाँ भाई, धन्यवाद, मिटा दूँ इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 विच वी हैव, जिन्हें उतारना हो वीडियो को पॉज कर करके अपना उतार लेना। चलो, rules and law and respect for rights. Now what does it mean? Look, this is what exactly a democratic country, we are talking about democracy. So a democratic country has constitution. एक democratic country में constitution होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना बाबू कि constitution का क्या रोल है? What is the exact role of constitution? So constitution का exact role क्या होता है? It provides us the information, about what? Wait, है ना, एक सेकेंड बाबू, आप चले जाओ पीछे। चलो, सो आई वॉज हियर। तो देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो, सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। So what is constitution? Constitutions give us information about our rights and limitations. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चीज बताता है कि आपके अधिकार क्या क्या है देश के अंदर, एज वेल एज आपकी लिमिटेशंस क्या है देश के अंदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिमिटेशंस नहीं बताई गई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया जाता, then the Prime Minister of India become the dictator of India, because right now he is the most powerful man. So whatever he just want, he used to do. वो तो कुछ भी चाहते वो कर लेते, but he can't. वैसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? Because the Constitution given the maximum power to Supreme Court of India. If Prime Minister Narendra Modi want to do something, the Supreme Court will break. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, हमारे अधिकार भी दिया है हमको, और साथ ही साथ हमारे लिमिटेशंस को भी उसमें डेराइव किया है। यही है आपका इसका आंसर, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। दैट इन अ डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डन है। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है? यहाँ पे सिटीजन्स के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। दैट अ पावरफुल मैन कैन ऑल्सो नॉट, लाइक यू कैन से अ पावरफुल मैन कैन ऑल्सो नॉट वायलेट अस, है ना। मुकेश अंबानी, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन राइट नाउ इन होल एशिया, ही इज द हाइएस्ट, you can say, businessman, like in sense of money, richest man, the biggest richest man of whole Asia. इंडिया तो बहुत बड़ी छोटी बात हो गई, है ना। फिर भी अगर मुकेश अंबानी भी अगर कोई क्राइम करेंगे ना, he has to pay,
और ही विल ऑल्सो गेट पनिशमेंट। ये बात ये साबित करता है कि वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर किसी के अधिकारों के लिए सम्मान है हमारे पास। बात हो गई क्लियर? चलो डन है बात। किसी को कोई डाउट हो तो बोलते चलना, ये नहीं कि प्रवचन का केवल आनंद उठाओ बात खत्म। हाँ, घर जाके जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि मम्मी पूछेगी जे क्या पढ़ी, तो सर कुछ तो पढ़ा है, बड़ा बढ़िया भी पढ़ा है, मतलब बोल रहे थे तो मज़ा आ गया था, हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, नंबर 4, इट इज़ आर्ग्यूमेंट्स फॉर बोला था कि अगेंस्ट बोला था? अगेंस्ट पूछा था ना। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सॉरी, ठीक है। सो हमें डेमोक्रेसी की मेनली बुराइयां गिनवानी है, बहुत बुराइयां हैं डेमोक्रेसी में, घबराने की बात ही नहीं है। नंबर 1 बुराई, यानी कि नंबर 1 दैट इज इट इज, ये ठीक तो है, इट इज अ डिलेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ डेमोक्रेसी में हर काम डिले के साथ होता है, लेट होता है। दिस इज द नंबर 1 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब देखो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। यहाँ डिले क्यों होता है? रीज़न ये है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिबेट्स एंड डिस्कशन। सो चूंकि चीज़ें डिबेट एंड डिस्कशन पे बेस्ड होती है तो बातचीत करते करते समय लग जाता है ना। अब नेताओं की बात 6-6 महीने चल जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो प्लानिंग डिले हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 2, यानी कि आर्ग्यूमेंट नंबर 2, करप्शन एंड यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर फॉर पॉलिटिकल पोस्ट या यू कैन से पोजीशन। देखो एक डेमोक्रेसी में ना पॉलिटिकल पोजीशन से बड़ा कुछ भी नहीं है ना। एंड फॉर दिस पीपल यूज एवरी टाइप ऑफ मीन, हर प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। भगवान तक को नहीं छोड़ते। अभी देख लो महाराष्ट्र के अंदर, अभी करंट की बात में बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर इस बात की लड़ाई चल रही है कि राम किसके हैं, मतलब कौन सच्चा हिंदू है नहीं। देयर आर 2 पार्टीज, है ना। बाला साहब ठाकरे थे जो मर गए, उन्होंने उनके बेटे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने पार्टी शुरू की शिवसेना, उनके बेटे ने शिवसेना को पकड़ा, और बाला साहब ठाकरे का ही भतीजा था, है ऑफ कोर्स, वो है आपका कौन ठाकरे, भूल गए, उद्धव ठाकरे, और ये है अपना ये हैं कौन, अरे यार दोनों एक ही नाम तुम बोल रहे हो, इसका सम ठाकरे, भूल गया नाम। तो उसकी भी एक पार्टी है मनसे नाम से। अब वो भी बोलती है भैया हिंदुत्व मतलब भगवा कपड़ा वपड़ा पहन के हनुमान चालीसा वर्सेस कुरान चल रहा है वहाँ पे एकदम भौकाल, इधर ये भी अपना हिलाए हुए, मतलब राम के नाम पे लड़ाई हो रहा है, मतलब दे आर यूजिंग ऑल द मीन्स, है ना। लड़ाई राम के नाम पे चल रही है, कौन सच्चा राम भक्त है ना। क्योंकि जो सच्चा राम भक्त प्रूफ हो जाएगा सारे हिंदू मिलकर उसको वोट दे देंगे। मतलब वोटिंग इज नॉट फॉर डेवलपमेंट, वो वोटिंग इज फॉर राम जी, नहीं राम के नाम पे वोटिंग चल रहा है। अच्छा, मनी पावर, एक रात पहले 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, मतलब जो जितने में बिक जाए। अच्छा, मसल पावर क्या होता है? दबंगाई, बाहुबली। कुछ लोग होते हैं, कुछ नेता होते हैं जो बाहुबली टाइप्स होते हैं, जैसे पहले हुआ करते शहाबुद्दीन, नहीं बिहार में शहाबुद्दीन, अभी भी लालगंज आप चले जाए तो वहाँ पे शुक्ला परिवार का दबदबा है, नहीं कौन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, नहीं तो वहाँ पे शुक्ला परिवार का दबदबा है। तो दिस काइंड ऑफ पीपल हैविंग अ काइंड ऑफ यू कैन से मसल पावर, जिनका खौफ है, दबदबा है पूरे एरिया में, उनके सामने लोग आज भी खड़े हुए से डरते हैं, नहीं उनको पता है कि भैया इनके पास असला है, बारूद है, लोग हैं, ठुकवा देंगे, उठवा देंगे, कहीं फुकवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। नंबर 3, इनस्टेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कैसी सरकार होती है? इनस्टेबल सरकार होती है, मतलब ये
ये एक कहावत है हमारे गांव देहात के, डगरा का बैगन नहीं, डगरा का बैगन कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग देखा होगा गांव में या फिर घरों में आपके पास एक गोल सा रहता है जिसमें ना मम्मी लोग वो क्या कहते गेहूँ वगैरह ऐसे ऐसे करके ये करती है ना, छांटती है, उसमें से कंकड़ वगैरह एन तेन गोला टाइप का रहता है ना, वो डगरा बोलते हैं उसको। अच्छा, बैगन अगर या कोई भी गोल सामान आप डगरा में रखोगे तो वो लुढ़केगा, कभी उधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी फॉर देयर बेनिफिट दे कैन रन एनीवेयर। अगर आज आप किसी विधायक को बोलो कि विधायक जी 20 करोड़ रुपया मिलेगा प्लस मंत्री पद मिलेगा, छोड़ के पार्टी इधर आ जाइए, विधायक जी कूद के पहुंच जाएंगे कि 20 करोड़ कैश तुरंत आ रहा है, साथ में मंत्री पद आ रहा है, चलो भैया निकल लेते हैं। सो मोरल, मेन मोटो क्या है कि मोरल नहीं है किसी भी का, है ना, मोरल वैल्यू इज जीरो, यू कैन से कि मोरल वैल्यू किसी के पास नहीं है, ठीक है, सब आधारहीन है, विचारहीन है नहीं, क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टरहीन है, ठीक है, कोई अपना है ही नहीं, किधर भी भाग सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इट विल बी wrong decision। as देखो in a democracy the election या the selection of leader is not going for any kind of process of education। पढ़ाई लिखाई पे तो होता नहीं है कोई भी सिलेक्शन कि हाँ भैया ग्रेजुएट हो बंदा, चाहे मास्टर्स किया हो तो ही वो विधायक या मंत्री बनेगा, है ना। यहाँ तो क्या अंगूठा छाप भी बन सकता है ना, क्या होना चाहिए, बस उसको लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। अब सिंपल बात है कि कोई 8वीं फेल अगर देश चलाएगा या अगर बिहार चलाएगा या अगर मान लो आपका एरिया चलाएगा तो 8वीं फेल को पता ही कितना है भाई। सो द डिसीजंस इट सीम्स दैट द डिसीजन टेकन बाय दिस काइंड ऑफ लीडर्स विल प्रूव्ड रॉन्ग सम टाइम, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज, सिंपल भाषा में बोले तो दे हैव लैक ऑफ नॉलेज। इसको ऐसे रखिएगा ना तब नहीं गिरेगा, नहीं जी। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी मैजिक, तो लॉजिक के मैजिक को पकड़ना है। चलिए, तो दीज आर द 5 मेजर पॉइंट्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए मिटा दूं ना, ओके। Now, there is one more question that why there is a time gap of 2 hours present between गुजरात and अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत मतलब इसको मैं अच्छा बोलूँ या नहीं बोलूँ, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने इतने बहुत मेहनत से ये बताया था। बताए तो हम सब हैं, लेकिन हम लोग का बताया हुआ तो लोग ध्यान में रखता कहाँ है। चलो देखो, सो basically what we have to do is, this is Gujarat, here we have Arunachal Pradesh, okay, ठीक है। Look, I told you that we have 2 type of imaginary lines present over earth, like over the globe. This kind of horizontal line, this is horizontal or vertical? Vertical ना, तो सब horizontal में। This kind of vertical line is called what? Longitude, right? This is longitude, and I told you that there is a how many longitudinal line we have? 361, 180 this side and 180 this side। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक मैथ्स बताया था आपको कि भैया 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, है ना। दैट from starting from this is the 0 degree, ठीक है, this is the 0 degree longitude which passes from London's Greenwich। This is the 0 degree longitude which passes from London's Greenwich, and this line is only known as prime meridian। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, उसका एक लाइन का आंसर आप देंगे कि द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन which passes from London's Greenwich is called prime meridian। डन है बात। अब इसके आगे जैसे ही आप आए, सो दिस इज बिकम लाइक, ये सपोज करो 1 डिग्री है, तो 0 डिग्री टू 1 डिग्री ट्रैवल करने में यू विल टेक 4 मिनट, है ना। हमने इसको प्रूफ किया था, ऐसा क्यों, फिर से बता देता हूँ। लुक, ये जो हमारा अर्थ है ना, इट इज अराउंड सर्कल, ये गोल है,
तो देखो कोई भी गोल चीज पूरा टर्न होगी, मान लो जैसे शक्तिमान की तरह अगर ऐसे है और एक बार अगर ऐसे घूम जाएगी तो हाउ मच डिग्री रोटेट, 360 डिग्री रोटेट हुआ। तो अगर 360 डिग्री रोटेट हुआ, हाउ मच टाइम टेकन, कितना समय लिया उसको 360 डिग्री घूमने में, 24 आवर्स लिया। बहुत बढ़िया। तो क्या हम 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 1440 मिनट लिख सकते हैं क्या? मैंने इसको कुछ नहीं किया, 24 मल्टीप्लाई 60 किया है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1440 बाई 360 और अब कट कर देंगे तो 4 मिनट विल कम। तो आपको अब ये भी हो गया, हैंस प्रूव्ड, यस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। मैथ सबके सामने है। डन है बात मेरी? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ध्यान देना, द गुजरात, दिस इज गुजरात एंड गुजरात लाइज ऑन 68 डिग्री 7 मिनट, राइट? दिस इज अरुणाचल, है ना? कोई बहुत प्यार से किसी को बोल रहा है, इसका नाम इतना अच्छा है, अरुणाचल, चल निकल चल, इतना बढ़िया नाम है इसका। नहीं, इसी का भाई है हिमा, है ना? अरुणा का भाई कौन है? हिमा। जब इसको किसी ने बोला कि अरुणाचल, तो उसने कहा हिमा तुम भी चलो, हिमा तू भी चल, तो हिमाचल नहीं, इतना बढ़िया नाम सोच के सब रखे हुए हैं। हाँ भाई, तो अरुणाचल कहाँ पे है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है? अब देखो मैथ्स, बहुत ध्यान से देखना, आपको रीजन पता चल जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, इसको आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सो यू विल गेट ऑलमोस्ट हियर इट विल बी 18 मिनट एंड हियर विल बी 9 and 29 डिग्री। ठीक, इसको हम लोग ऑन एन एवरेज 30 डिग्री लिख लें। इफ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, so 30 degree is equals to 30 degree into 4 minute, it become 120 minute and 120 minute is equals to 2 hours. This is your answer. कि भैया why there is a time gap? Because from Gujarat to Arunachal we need to travel 30 longitudinal degrees. आंसर में क्या लिखोगे ये मैथ बनाने से पहले कि while traveling from Gujarat to Arunachal we need to travel 30 longitudinal degrees. Now as 1 degree is equals to 4 minutes, so 30 into 4 equals to 120 equals to 2 hours, hence proved. While from Gujarat to Arunachal we have a time gap of 2 hours. Done है बात? क्लियर है? छप गया? हैं? एकदम बढ़िया। हैं? हमारे चैनल के स्टाइल में एक एक टॉपिक की खोपड़ी में छेद कर देंगे, नहीं है ना? है ना? बखिया उधेड़ के रख देंगे, नहीं? हाँ, चलो डन। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। दिस इज प्राइम मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं। ठीक है, देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। नाउ वी विल गो फॉर स्टैंडर्ड मेरिडियन। लुक, इसको रहने देते हैं बिकॉज उसका काम है अभी। देखो बेसिकली स्टैंडर्ड मेरिडियन चीज क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन, द longitudinal line which a country or a state prefer as its as its local time become standard meridian for the country or state। देखो बहुत सिंपल भाषा में अब यहाँ समझो, उसका मतलब यहाँ समझ में आएगा। अब आपने यहाँ तक तो प्रूफ कर लिया कि भैया यहाँ से यहाँ में 2 घंटे का गैप है। एज अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट, तो सनराइज पहले यहाँ होगा और उसके बाद सनराइज यहाँ लेट से होगा, 2 घंटे लेट से होगा।
मतलब अगर आप अरुणाचल में रहते हो एंड इफ़ यू विल ऑब्जर्व द सनराइज यू विल गेट बाय आई बिलीव 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे यहाँ सूर्योदय हो जाता है अरुणाचल में। अगर उस समय आप किसी को फ़ोन करोगे, गुजरात में आपके मामा नाना ताऊ कोई भी रहते होंगे, कि भाई मामा जी उठ जाइए, उठ गए, इधर तो सूरज निकल गया, वो कहेगा क्यों परेशान कर रहे हो, घोर अंधेरा छाया हुआ है, सो लेने दो, 2 बजे रात में सोए हैं, 5 बजे कौन उठाता है, बहुत बदमाश हो गए हो, फ़ोन काट देगा, क्योंकि सही में उनको सूरज नहीं दिख रहा है। तो देयर इज़ अ टाइम गैप, 2 घंटे का चूँकि अंतर है। अब ज़रा इमेजिन करके देखिए कि अगर मान लो आप एक फ़्लाइट पकड़ने वाले हो अरुणाचल से, जो गुजरात जाने वाली फ़्लाइट है, और उसको 2 घंटे का टाइम लगना है, तो अनाउंसमेंट कैसा होगा? अनाउंसमेंट कुछ ऐसा होगा कि फ़्लाइट नंबर 24506 एयर इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश का कोई भी, मान लो अगर एक ये एयरपोर्ट है, नाम रख देते हैं ABC, फ्रॉम ABC एयरपोर्ट विल फ्लाई फ्रॉम 5:15 AM and it will again arrive Gujarat at Gandhinagar airport by 5:15 AM। 5:15 पे यहाँ से उड़ेगी और 5:15 पे यहाँ लैंड करेगी। दो घंटे का टाइम ले रही है बाबू, इन दोनों के बीच में टाइम गैप तो 2 घंटे का ना है, तो वो उसने गलत कहाँ बोला, लेकिन कंफ्यूजन हो गया ना, हो गया ना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ टाइम गैप कंफ्यूजन, कोई भी कंट्री क्या करती है, एक जो मिडिल लाइन होती है, बेसिकली जो मिडिल लाइन होती है किसी भी देश की, चूज दैट लाइन एज द स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए दिस दैट मिडिल लाइन गोज फ्रॉम यूपी, यूपीज मिर्जापुर, है ना, किसका शहर है, कालीन भैया का शहर, वाह बहुत बढ़िया, सब एक्सपर्ट है। तो यही देखता ही है, कल आई थी मम्मी बोल रही थी कि दिन भर मोबाइल पर खाली MX प्लेयर देखता है। हाँ, तो याद रखना यूपीज मिर्ज़ापुर, ठीक है, यूपीज मिर्ज़ापुर इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 82.5 है। अगर आपको ये भी निकालने का मन हो कि इतना कैसे आया, तो उसका भी तरीका जल्दी से समझा देते हैं। इन दोनों वैल्यू को जोड़ना और डिवाइडेड बाई 2 कर देना, बीच का लॉन्गिट्यूडनल लाइन निकल जाएगा। मतलब दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू यू आर नीड टू ऐड एंड देन डिवाइडेड बाई 2, आपको बीच का 82.5 निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी क्वेश्चन अपना डन है। तो ये हो गया, ये अब y इन चाइना ऑलवेज, पहले ये करवा देते हैं 8, उसके बाद 7 करेंगे, बिकॉज अभी मैप बना हुआ है। चलो देखो, ध्यान दो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी उतना ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। लुक, क्वेश्चन है आपका, डे एंड नाइट डिस्टेंस हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। द रीजन इज दैट देयर इज अ वेरी लेस लॉन्गिट्यूडनल लाइन प्रेजेंट इन दिस रीजन इन कंपैरिजन टू दिस। ये जो रीजन है हमारा ब्रॉडर रीजन है, जब ब्रॉडर रीजन है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो पूरे में है, ऐसे करके अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एग्जैक्टली है तो पूरे में। इससे भी ज़्यादा होगा, नहीं इससे भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं बीच की बात करूं तो बीच में आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मोटा मोटा 26 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब इस पूरे रीजन पे सन के रेस को ट्रैवल करने में 26 × 4 का टाइम लगेगा, है ना। बट ये जो हमारा रीजन है, यहाँ देखो 1 2 3 मैक्सिमम 4,
यहाँ पे ओनली 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आई, 4 गुने 4 मतलब 16 मिनट. So because of the lesser longitudinal lines, because this is a very narrow area, तो चूंकि इतना पतला है कि वहाँ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कम है, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कम है तो टाइम गैप कम है, और चूंकि टाइम गैप कम है इसीलिए वो इन कंपैरिजन टू अदर रीजन छोटा हो जाता है. क्लियर है बात? जी भाई और बहनों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं क्लियर है? नहीं, उसको नहीं क्लियर है. अच्छा ठीक है. इक्वेटर के पास क्या है? कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, तो इसलिए सर क्या बताए? इक्वेटर के पास होने से क्या बेनिफिट है उसको? देखो बेसिकली ये जो पूरा हमारा रीज़न है ना, नहीं बैठ जाओ, द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स ओनली. ठीक है, इक्वेटर की अगर बात करेंगे उस वाले सिस्टम से अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा पूरा जो मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ये पूरा रीजन ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है. तो दिस होल रीजन इज नियर टू इक्वेटर. इस पूरे रीजन को ही हम लोग इक्वेटर के नीचे मानते हैं, है ना. तो ये उस मामले में सनलाइट इसको मैक्सिमम हमेशा मिलता है, इसमें कोई दुमत नहीं है. लेकिन जब मेजर जो हमारा मेन रीज़न आप कह सकते हो वो यही है कि हियर वी हैव द लेसर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, बट दैट इज़ नॉट ओनली एंड सिंगल फैक्टर. ठीक है, रुक जाइए, मतलब लाइन है, हाँ लाइन है, ठीक है रहने दो. ओके, अब ये पहले करा दूँ, उसके बाद ही बाहर जाऊँगा. चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इन चाइना ऑलवेज कम्युनिस्ट गेट इलेक्टेड. इसका सिंगल रीजन है, बाबू बता देते हैं. देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक देयर आर मेनी रूट्स इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव मेनी रूट्स. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टाइप्स. पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. टाइप 1 पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम. टाइप 2 पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड 2 पार्टी या बाई पार्टी सिस्टम. एंड तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम. So China follows one या single party system. China follows one या you can say single party system. In China there is only one party and that is the Communist Party. Communist Party of China. ठीक है. So you can say कि कोई भी लीडर चुन के आएगा, he or she will always from communist. क्लियर है बात? सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन खुश होने के लिए सोच लेते हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर में सिंगल फ्यूसीस ही रह जाए एज अ कोचिंग. तो कोई कहा कि सही बोले, बहुत बढ़िया. तो भैया अगर ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा अगर हो जाए, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, लेट, है ना, जैसे मैथ्स में मान के बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी हो सकता है. तो चलो लेट, तो फिर आपको रोड पे जो भी बच्चा दिखेगा सब फ्यूसीस का होगा. वही सिंगल क्वेश्चन यहां भी है कि भैया चूंकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सो एनी लीडर वी टॉक अबाउट दे ऑल आर फ्रॉम कम्युनिस्ट. ठीक है बात? अच्छा, डबल पार्टी सिस्टम क्या होता है? दिस कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम या डबल पार्टी सिस्टम. इट एग्जांपल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, दे हैव 2 पार्टी. 2 ही पार्टियां हैं, इधर दिस और दैट. या तो चुनाव ये जीतेगी या वो जीतेगा, है ना. तो दैट इज कॉल्ड डबल पार्टी सिस्टम. ठीक है. ये है मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब खिचड़ी नहीं या बूफे. ये है बूफे सिस्टम, मतलब यहाँ कोई भी मुंह उठा के अपना पार्टी बना लेगा और वो इलेक्शन में फाइट कर जाएगा. मतलब ये यहाँ बहुत सारी पार्टियां होंगी,
सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी और सबसे बेस्ट लोगों को जिसकी लगेगी वो जीतेगा चुनाव। एग्जाम्पल इज इंडिया। डन है बात? हैं? मैक्सिको कहाँ है पहले ही सोचिए, तब हो गया। यूनाइटेड किंगडम में थोड़े है यार, मैक्सिको यूएस में है, स्टेट्स बोले हैं। हाँ चलो डन। तो और डाउट्स है किसी के पास? डू एनीवन हैव एनी डाउट? तो आपके एग्जाम अगर हो गए हो या नहीं हुए हो या होने वाले हो, इन ऑल द केसेस यू गाइज हैव नो डाउट। अच्छा, किसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई डाउट नहीं है? पढ़ भी नहीं किया होगा, इतना भयानक चैप्टर है ये सब। आगे का पढ़े हैं वो तो है, लेकिन आगे का पूछे सर, बोलो ना, कहीं का हो, हम क्या बोले थे? वो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हाँ। सबसे ज्यादा थर्ड ईस्ट स्टेट से क्यों आया था बाबू? बिकॉज 90% पॉपुलेशन पूरे फ्रांस में फ्रॉम थर्ड ईस्ट स्टेट थी। नहीं, अभी कहने का सेंस है कि क्वेश्चन ज़्यादा किधर से आया है, गर्ल्स साइड से कि बॉयज साइड से? कहीं संख्या ज़्यादा है नहीं, तो जो बहुमत में रहेगा डाउट वहीं से नहीं निकलेगा जी। तो वैसे ही जो बहुमत में रहेगा संख्या उसकी ज़्यादा होगी। तो चूंकि 90% पॉपुलेशन पूरे फ्रांस में किसकी थी? थर्ड ईस्ट स्टेट की थी। इसलिए जब नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब लुई 16 ने 1789 हाँ 1789 में जब उन्होंने 5 मई आई बिलीव, तो 5 मई को जब उन्होंने मीटिंग बुलाया ईस्ट स्टेट जनरल्स का, सो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फर्स्ट ईस्ट स्टेट, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेकेंड ईस्ट स्टेट एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव्स विथ 40,000 letters that reached over there. They reached over there. मई ही था बाबू, मार्च में वो रिवॉल्ट शुरू हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि मेरी याददाश्त गलत हो। जी भाई साहब, फ्रांस में 2 नेशनल असेंबली कहाँ थी? आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। फ्रांस में 2 नेशनल असेंबली नहीं थे बाबू। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली फ्रांस में 2 नेशनल असेंबली नहीं था, नेशनल असेंबली वाज वन ओनली। लेकिन आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, वहाँ तक भी हम लोग पहुँचे नहीं है क्लास में। रॉबस्पियर वॉज द मैन फाउंडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर वॉज द फाउंडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब। सो आफ्टर लुई 16 फ्ली, जब लुई 16 भागा, उसके भागने के बाद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर बिकम द यू कैन से रूलर ऑफ फ्रांस, ठीक है। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के टाइम को रैन ऑफ टेरर भी बोलते हैं, राइन ऑफ टेरर। तो रॉबस्पियर के मारे जाने के बाद फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली तो थी ही, अ टीम ऑफ 5 पीपल कॉल्ड द डायरेक्टर्स, एक नई संस्था डेवलप की गई जिसको कहा गया द डायरेक्टर्स। और इन डायरेक्टर्स में 5 लोगों का ग्रुप था, इनको दिया गया वीटो पावर किसी भी बात पे। सो 2 अलग अलग संस्थाएं हो गई, वन इज़ द नेशनल असेंबली, सेकंड इज़ द डायरेक्टर्स। कोई भी लॉ जो नेशनल असेंबली पास करेगा विल गो टू डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर विल चेक, एंड इफ डायरेक्टर्स विल ऑल्सो पास देन इट विल इम्पोज ओवर द कंट्री। अगर डायरेक्टर्स कोई लॉ पास करेंगे दैट विल कम्स टू नेशनल असेंबली, एंड इफ नेशनल असेंबली विल पास देन इट विल इम्पोज ओवर द कंट्री। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर दिए गए कि आप किसी के एक की बात नहीं चलेगी। जैसा हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा है राज्यसभा और लोकसभा में, कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा से अगर पास होगा तो लोकसभा में आएगा, और दोनों पास करेगा तभी पास होगा। लॉजिक समझ गए जी? और कोई मतलब कहीं से जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग है तो कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉल ऑफ बैसेटाइल देख लेना, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन देख लेना, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था एक सोर्स वाला बॉक्स होगा साइड में बना हुआ चैप्टर में, उसको देख लेना कि कौन कौन सा, ये वाला सोर्स सी, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये वाला बॉक्स देख लेना। इसके अलावा आप क्या देख लोगे? आप देख लेना टेनिस कोर्ट ओथ देख लेना, आप पढ़ लेना मेरा व्यू के बारे में, आप पढ़ लेना इसके मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एंड द राइन ऑफ टेरर के बारे में,
आप पढ़ लेना नेपोलियन के बारे में, हाउ नेपोलियन गेट चांस टू बिकम द एम्परर और रूलर ऑफ फ्रांस। सो नेपोलियन के बारे में। अच्छा, आप ज़रूर पढ़ना वुमेन्स के बारे में, अगर आपके स्कूल में लेडी टीचर है तब ना, तो वुमेन्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। वुमेन में आपको किसके बारे में पढ़ने को सबसे ज़्यादा, ओलंपी डी गाउजेस। ओलंपी डी गाउजेस, सी वॉज अ बुचर्स डॉटर एंड सी टॉक अबाउट वुमेन्स राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट वुमेन्स को नहीं दिए गए थे, गर्ल्स को नहीं दिए गए थे, सिर्फ मेंस के पास थे, तो उन्होंने महिलाओं की बात की थी। अच्छा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट वाज या हु वाज फेमिनिस्ट। दिमाग में छाप लो, फेमिनिस्ट का मतलब होता है सच पीपल वन हु टॉक अबाउट गर्ल्स एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाओं के उत्थान की, उनके प्रगति की बात करें, इक्वल स्टेटस की बात करें फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, फॉर मेल एंड फीमेल, सच पीपल कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। हालांकि हम लोग करेंगे चैप्टर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बहुत ध्यान से समझ लो। सपोज करो दिस इज अ किंग, ही इज अ किंग। अब किंग 2 तरीके से रूल करता है किसी भी कंट्री को। नंबर 1 तरीका हो गया ऑटोक्रेटिक वे, और दूसरा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वे। दोनों का मतलब क्या है समझो। इफ अ किंग इज रूलिंग इन अ ऑटोक्रेटिक वे, मतलब ये हुआ कि वॉट एवर किंग विशेस ही और शी विल इम्पोज ओवर द कंट्री। वो जो चाहेगा देश के ऊपर वही लागू करेगा, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत चल रहा है, मतलब इफ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसा कि सऊदी अरब में है अभी भी, मीन्स द किंग इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही ऑल्सो कैन नॉट गो बिहाइंड या फार फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से वो भी अलग नहीं जा सकता है। हाँ, ये सब पावर है उसके पास कि वो संविधान बदल सकता है, लेकिन वो संविधान में लिखी हुई बात को एट अ टाइम नहीं काट सकता। दोनों में फर्क है। पहले क्या था कि वो सो के उठा, उसको रात में सपना आया, सुबह सुबह उठा, चिल्ला दिया कि हाँ भाई आज से ये रूल है। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ना ये क्या है कि देयर इज द प्रोविजन, संविधान में सब कुछ लिखा है कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। राजा भी उसी के अंदर आएगा। अगर राजा को उसके अगेंस्ट कुछ करने का मन है तो वो पहले पूरा मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग बुलाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा एंड देन उसके बाद उस चीज को वो लागू करेगा। क्लियर है बात क्लियर है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं देता हूं आपको। अभी अगर आप गलती से न्यूज़ देखते होंगे घर पे, मतलब टाइम मिल जाता होगा आपको आपकी बाकी चीज़ों के अलावा फ़ोन वोन के, तो आजकल एक मुद्दा चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला यूपी में। अब देखो 1991 का लॉ ये कहता है पार्लियामेंट का कि कोई भी 1947 यानी कि आज़ादी के बाद जो ढांचा जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया जाएगा। मतलब जो मंदिर थी, चाहे उसके अंदर कुरान निकल जाए, जीसस का बाइबल निकल जाए, लेकिन वो मंदिर ही रहेगी फ्यूचर में, मतलब कभी भी। और अगर चाहे वो मस्जिद है और उसके अंदर से किसी भी देवी देवता का कुछ भी निकल जाए तो वो मस्जिद ही बनी रहेगी। ये लॉ पास हुआ था 1991 में। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक है, ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे से या उसके तहखाने से भगवान की मूर्तियां निकल रही हैं, लेकिन ये जो लॉ है 1991 का, ये लॉ उसको तोड़ने की अलाउ नहीं करेगा। मतलब गवर्नमेंट, यूपी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट उस मस्जिद को तोड़वा के वहाँ मंदिर नहीं बनवा सकती है इस लॉ के तहत। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार पावर में है और उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए वो इस नियम को ही चाहे तो बदल दें। मतलब 1991 के इस लॉ को ही कैंसिल कर दें और कहें कि नहीं, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मसला है तो हम इसको कैंसिल करते हैं, और अब अगर ये चीज़ें निकलती हैं तो वैसे में मस्जिद को तोड़ दी जाएगी और वहाँ पे मंदिर बनवा दी जाएगी, या जो चीज़ निकल जाएगा वो बनवा दी जाएगी। कुरान निकल जाएगा मंदिर के नीचे से तो हम मंदिर को तोड़वा के वहाँ मस्जिद बनवा देंगे। तो हम ऐसा कर, अगर ये लॉ नरेंद्र मोदी पास कर दे
गवर्नमेंट, फिर ऐसा हो जाएगा। तो यही होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कुछ भी होगा ना वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, उसके अलग नहीं हो सकता। और बोलो, जल्दी बोलो, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं। चलिए डन है बात। सो मिलेंगे नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? ठीक है।